Hello, greetings for the day. A very good evening to all of you. I'm Sayukta from All About Skin Well-Being, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just the appearance. क्योंकि हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो ऐसे में हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं और जरूरी होती है। और जब फंगल इन्फेक्शन जैसा कुछ हमारे स्किन पे या नेल्स पे या कई बार हमारे सर पे यानी स्कैल्प पे हो जाता है, तो हम काफी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम समझें कि फंगल इन्फेक्शन से पहले तो कैसे बचा जा सकता है, और अगर फिर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो किस तरह से उसे क्योर किया जा सकता है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक शर्मा आप जुड़े हैं। आप एमबीबीएस हैं, डीडीवीएल है, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं आशा स्किन क्लिनिक रेवाड़ी हरियाणा के, और साथ ही साथ भिवाड़ी राजस्थान में भी ये क्लिनिक है और कई सालों का एक्सपीरियंस इस फील्ड में उनको है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक शर्मा आपका हमारे सेशन। Thank you very much for introducing me. Yes. So doctor, today we are going to talk about fungal infection, and fungal infections are quite common, और खास तौर पे ये जो मौसम है जहां पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर मॉनसून आ चुका है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, पसीना बहुत है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के केसेस काफी सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर कैसे होता है, कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें ज्यादा खतरा होता है फंगल इन्फेक्शन होने का? यस अगर हम स्टार्ट करें, ये मौसम आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफ़ी ये मौसम प्रोन है और एक सूटेबल टेम्परेचर देता है फंगस को ग्रो करने का, क्योंकि जितना भी मॉइस्ट और ह्यूमिड एरिया होता है वहाँ पे फंगल बहुत इजीली ग्रो करता है। तो कुछ एरियाज़ हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोन होते हैं और जहाँ पे उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, लाइक इनर पार्ट ऑफ थाई और लोअर एब्डोमन, हिप एरिया, अंडर आर्म्स एरिया एंड below the breast area. These are the most common area where we can find the fungal infection is more. Okay, we always hear this, doctor, that prevention is always better than cure. Anyway, we can prevent fungal infection ना हो, इसके लिए हम क्या कुछ एहतियात रख सकते हैं? देखो, फंगल इन्फेक्शन ना हो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि राइट अप्रोच होना और राइट टाइम पे अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। अगर फंगल इन्फेक्शंस, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट जिनको हम बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, you have directly go to the skin specialist, not take the self medication. It's always better to avoid the self medication. और सेकेंड इज दैट जो भी आपका कंप्लायंस पार्ट है, दैट स्टिक टू दैट पार्ट एंड यू मस्ट कंप्लीट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। आपको बीच में स्टॉप नहीं करना है बिल्कुल भी, और जितना आप प्रॉपर ट्रीटमेंट और सही एडवाइस के साथ ट्रीटमेंट को पूरा करेंगे तो आपके ज़्यादा बेटर चांस है कि आप अर्ली रिकवरी करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रिकवरी करते हैं। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से बचाव भी होगा। अगर हो जाता है तो सही इलाज, पूरा इलाज बहुत जरूरी है। डॉक्टर, हम बहुत नो सेल्फ मेडिकेशन आमतौर पर देखते हैं हमारी जी डॉक्टर, बहुत आमतौर पर हमारी सोसाइटी में एक टेंडेंसी प्रिवेल करती है जो हम देखते हैं, वो ये कि हम डॉक्टर के बजाय केमिस्ट की शॉप पे, दवाई की दुकान पर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। शायद हमें लगता है कि मामूली के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट क्यों लेना, तो हम फट से जो है केमिस्ट की दुकान पर पहुंच जाते हैं कि भैया देखो कुछ हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ दे दो। और वो जो ट्यूब देते हैं, जो क्रीम देते हैं, उससे हम बहुत लगाते हैं। और फंगल इन्फेक्शन के लिए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन दाग, खाज, खुजली, इस फ्रेज पे इतनी दवाइयां ओवर द काउंटर बिकती हैं, मिलती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं कि हम सबके कई बार तो घरों में ये क्रीम होते हैं। हम महीनों महीनों तक उनका इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता है ये ठीक हो गया, लेकिन बाद में हम रियलाइज करते हैं कि दरअसल वो ठीक नहीं हुआ, वो और फैल रहा है, और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो एक कॉमन टेंडेंसी है ओवर द काउंटर मेडिकेशन की, इसे आप किस तरह से देखते हैं फंगल इन्फेक्शन के केस में खास तौर पे, कि कितना खतरनाक हो सकता है? राइट, टू अवॉइड दिस सेल्फ मेडिकेशन, हमारे जो नेशनल बॉडी है उसने एक टास्क फोर्स बनाया हुआ है कि वी हैव टू अवॉइड दिस सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस,
क्योंकि सभी के कोई ना कोई जो फर्स्ट लाइन ऑफ जो अप्रोच होती है वो केमिस्ट होता है, और केमिस्ट का जो फर्स्ट जो क्रीम देते हैं जो जस्ट सेड, उसमें बहुत सारे स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक और मिक्स कॉम्बिनेशन होता है जो कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप उसको पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप कंटिन्यू लगाते रहते हैं तो हमारे स्किन में चेंजेस आने लग जाते हैं। हमारी स्किन बहुत थिन हो जाती है, फ्राइबल हो जाती है, रेड हो जाती है, स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, और क्लेंजिएक्टेजिया होता है। आपने बहुत सारा देखा होगा, आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद करेंगे तो स्किन पूरी डैमेज हो चुकी होती है। तो अगर स्किन डैमेज हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा टाइम तक स्टे करता है, और जो स्किन डैमेज होती है वो इरिवर्सिबल होती है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। स्टीरॉयड, स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड बेस्ड जो क्रीम होती है वो अवॉइड करनी चाहिए, और इट्स ऑलवेज बेटर टू गो डायरेक्टली टू द स्किन स्पेशलिस्ट, so that you come to know that कि भाई मुझे ये इन्फेक्शन है and I have to take this kind of medication, and avoid the strong steroid based ointment or cream. This is my take from it all. बिल्कुल, तो बिल्कुल भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन इन्हें नहीं लेना है। अगर इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या कोई भी दिक्कत है स्किन पे, तो प्लीज एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, सही सलाह लीजिए, सही इलाज लीजिए और इलाज को पूरा कीजिए। ये भी एक और टेंडेंसी है डॉक्टर, बार-बार आप भी कह रहे हैं, मैं भी इस बात पर जोर दे रही हूँ कि इलाज पूरा कीजिए। इलाज को पूरा करना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, एंटी फंगल क्रीम हो। हमारी टेंडेंसी ये है कि जब हमें मान लीजिए 10 दिन की दवाई ली और थोड़ा सा आराम मिला, भले ही डॉक्टर ने 1.5 महीने की दवाई दी हो, तो हम लेना छोड़ देते हैं। हमें लगता है ठीक हो गया, फिर बाद में कुछ दिनों बाद फिर वो प्रॉब्लम आने लगती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि अरे ये तो सही नहीं हुआ, तब हमें डॉक्टर बताते हैं कि अरे तुमने तो कोर्स पूरा ही नहीं किया था। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसका आप भी बार-बार जिक्र करते हैं, इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं डॉक्टर? देखो, मेन जो रहता है कि हमें कोर्स अगर हम इन बिटवीन छोड़ते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। नंबर वन, आपको थोड़ा बेनिफिट है डजंट मीन कि आप क्योर हो गए हैं। अगर हम साइंटिफिक बात में करें तो देयर इज टू काइंड ऑफ क्योर, क्लिनिकल क्योर एंड माइकोलॉजिकल क्योर। क्लिनिकल क्योर में आपका सिम्टम सबसाइड होता है और डिसअपियर हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि आप माइकोलॉजिकली भी क्योर हो गए हैं। वहाँ पे फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी किल होना उतना ही जरूरी होता है। तो आप बिना डॉक्टर की गाइडेंस के अगर दवा बंद करते हैं बीच इन बिटवीन कि आपको थोड़ा बेनिफिट हो गया तो आप बंद कर देंगे, तो उससे उससे रिकरेंस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो रिकरेंस वाला इन्फेक्शन होता है विद पैसेज ऑफ टाइम मोर सीवियर होता जाता है। और अगर आप कभी, हमने ऐसा भी देखा है कि आप बार बार अगर सेम मेडिकेशन भी करते हैं तो फंगस उससे रेजिस्टेंस भी हो जाता है, तो फंगस उस दवा को रिस्पॉन्ड भी करना छोड़ देता है। तो इससे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, अगर हम उस दवा को कम मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी चैलेंज होता है कि भाई उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हमें उसको टू प्रिवेंट द रेजिस्टेंस हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही लेना चाहिए, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहिए, और प्रॉपरली जो एडवाइस दी जाए उसको फॉलो करना चाहिए। जी, ये बहुत मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है। एक तो रिकरेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ रेजिस्टेंट हो जाता है फंगस, और ऐसे में अगली बार वो दवाइयां काम ही नहीं करती हैं। और रेजिस्टेंट होना आज के समय में हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स हम देखें या फंगल प्रॉब्लम्स देखें, और उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो यही है कि हम कोर्स पूरा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है अगर फंगल इन्फेक्शन है तो, और दूसरा कि डॉक्टर ने जो कहा है, जो प्रिस्क्राइब किया है, उसे उसी तरह से पूरा फॉलो करना है, ये भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं डॉक्टर डायग्नोसिस पे। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो डायग्नोसिस क्या सिर्फ फिजिकल इन्वेस्टिगेशन से हो जाता है या कभी-कभी कोई टेस्ट भी करने पड़ते हैं, खास तौर पे वो लोग जो लंबे वक्त तक ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशन लगा के आपके पास आ रहे हैं, उसमें क्या किसी तरह की तब्दीली आती है? देखिए, अगर हम खाली जो फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं या डर्मेटोफाइटोसिस की बात करते हैं, उसका काफ़ी हद तक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है कि वो एक पर्टिकुलर शेप में होता है, रिंग शेप में होता है। वो जो स्प्रेड होता है वो रिंग की फॉर्म में स्प्रेड होता रहता है।
लेकिन किसी किसी केस में जहाँ पे वो बिकॉज ऑफ दैट टॉपिकल एप्लीकेशन वो रिंग जो शेप है वो मॉर्फोलॉजी वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इन दैट केस वी हैव टू डू सम लैब टेस्टिंग, जिसको हम एक केएच स्मीयर बोलते हैं। केएच स्मीयर एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें हम थोड़ा स्क्रैप करके उसमें एक ड्रॉप डालते हैं और स्क्रैप करके उस केएच सॉल्यूशन में उसको डालते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप देख के हम फंगस को देख सकते हैं। फंगल की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो हाइफे और स्पोर फॉर्म में होती है और कैंडिडा में यीस्ट फॉर्म में होती है, बडिंग यीस्ट फॉर्म में। तो उसके बेस पे हम अंडर द माइक्रोस्कोप डायग्नोस कर सकते हैं। अगर इन रेयर केस फिर जहाँ हमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है या नेल भी इन्फेक्टेड होते हैं, वहाँ पे हम कल्चर करते हैं, जिसको एसडीए मीडियम पे हम कल्चर करते हैं, जिसकी कुछ दिन में रिपोर्ट आती है। ऑन दैट बेसिस वी कैन प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन इन दैट केस और आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो। And doctor, जी, what are the treatment options available? किस तरह से ट्रीट किया जाता है फंगल इन्फेक्शन को? फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कुछ तो हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट पार्ट होता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट पार्ट की बात है, वहाँ पे दो तरह का हो सकता है। एक तो टॉपिकल एप्लीकेशन हो सकता है और ओरल टैबलेट्स होती हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं जो दिए जाते हैं, और कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल बेस्ड होते हैं। अगर हम टॉपिकल की बात जाएं तो बहुत सारी क्रीम्स होती हैं जो जिनमें सॉल्ट्स होते हैं, क्लोट्राइमाजोल होता है और टर्बिनाफिन होती है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो इसमें अवेलेबल होते हैं टॉपिकल फॉर्म में। साइक्लोप्रोक्सोलामीन है और कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, ये कुछ जोल जोल जिससे पीछे लिखा होता है, यूजली एंटी फंगल्स होते हैं। और कुछ ओरल मेडिकेशन होती हैं जो हमें उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि उसका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो। ओरल फॉर्म में हम फ्लुकोनाजोल होती है, टर्बिनाफिन होती है, इट्राकोनाजोल होती है, जो आजकल काफ़ी कॉमन है। और जो ट्रीटमेंट है उसमें भी कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो फंगिस्टैटिक होती हैं, जो रोकती है, और कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो फंगिसाइडल होती है। तो फंगिसाइडल का मतलब होता है किल करना, फंगिस्टैटिक का मतलब होता है उसकी ग्रोथ को रोकना। तो कुछ मेडिकेशन ये आपके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको बड़े अच्छे से एडवाइस करते हैं कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है इन योर केस, बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट एंड ऑल। और उसके बेस पे हम उसको ट्रीट करते हैं और उसका हर एक एरिया की, जैसे स्किन की थिकनेस के हिसाब से अलग अलग जगह का कोर्स, जो एक पर्टिकुलर कोर्स होता है। जहाँ थिन होती है वहाँ कम टाइम के लिए मेडिसिन देते हैं, जहाँ थिक स्किन होती है जैसे पाम सोल हो गए, नेल हो गए, वहाँ पे लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहता है। और अपार्ट फ्रॉम दी जो प्रिकॉशंस होती हैं उसमें डॉक्टर आपको एवरी टाइम विद ट्रीटमेंट आपको एडवाइस जो है वो पर्टिकुलरली फॉलो करनी ही करनी चाहिए, सो दैट यू कैन प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द इन्फेक्शन। लाइक इसमें आप टॉवल शेयर नहीं करेंगे, आप बाथिंग सोप शेयर नहीं करेंगे, और कुछ जैसे कुछ फूड होते हैं जो अवॉइड करने चाहिए, लाइक स्वीट हो गया या कुछ जंक फूड हो गया, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और आजकल जो लेटेस्ट देखे गया है कि जो ये वेस्टर्न कोमोड होते हैं, इससे भी काफ़ी फैलता है फंगल इन्फेक्शन फैमिली में। एक को है तो दूसरे को होने के चांस काफ़ी हद हो जाता है। और एज यू नो दैट वेस्टर्न कोमोड इज क्वाइट कॉमन राइट इन टुडेज सिनेरियो। तो अगर हम क्योंकि उसमें टचेबिलिटी काफ़ी रहती है, एक बंदा बैठ के गया है तो देयर आफ्टर सेकेंड पर्सन कम, तो उससे पूरे फैमिली को, या इवन हम फ्लाइट में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, एवरीवेयर यू फाइंड द WC, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। और इन दैट केस सिनेरियो यू इज बेटर टू चेंज स्विच टू द इंडियन if possible, Indian cohort. राइट। तो हम लगातार बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन से पहले तो बचाव कैसे किया जा सकता है, अगर हो गया है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इलाज किस तरह से संभव है। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन पर हम इतनी बात करें, बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स आमतौर पर पूछते हैं वो ये कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है और जैसा आप बता रहे थे कि फैमिली में किसी एक मेंबर को हो गया है, बाकी जो आपने बातें बताई वो तो ठीक है, लेकिन कपड़ों का क्या करें? वो कपड़े जिसमें शायद फंगस रह गए हैं, अच्छे से अगर नहीं धुले होंगे तो वापस फिर से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं क्या? और खास तौर पे इस मौसम में जब कपड़े अच्छे से सूखते भी नहीं है, वो भी एक समस्या है, काफी डैम्प और वेट रह जाते हैं कपड़े। यस, जो फंगल इन्फेक्शन के रिकरेंस के चांस होते हैं और जो स्प्रेड के चांस होते हैं वो उनके फंगल स्पोर्स की वजह से होता है। अभी लैब में देखा गया, एक स्टडी भी बीच में आया था, उसमें होटल्स में जो हम टॉवल यूज करते हैं उसका भी एक बार कल्चर किया गया था। तो जो स्पोर्स होते हैं उनके जो बीच में जो एक स्पेस होता है उसमें वो रह जाते हैं, और जो उनका सर्वाइवल रेट है मोर देन 10 ईयर तक वो जिंदा रह सकते हैं। मतलब यू कैन द फंगल कैन रीग्रो फ्रॉम दैट स्पोर्स
राइट। तो एक ये बहुत लंबा समय होता है, तो फॉर टू प्रिवेंट दैट एस्पेक्ट इज बेटर टू आयरन द, सो दैट द हाई टेम्परेचर कैन किल द दैट स्पोर्स। तो आपको आयरन बोथ साइड करना है, इनर साइड भी आउटर साइड भी, सो दैट द इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड और फ्यूचर स्प्रेड कैन बी प्रिवेंटेड। एक हमारी व्यूअर हैं दीसू देसाई, उनका सवाल है क्या स्विमिंग पूल के पानी से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? यूजली थोड़ा रेयर देखने को मिलता है, बट देर इज अ चांस कि फंगल इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड है वो उसमें आता है तो उसके फंगल लोड पे डिपेंड करता है, उसकी फंगल स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फंगल स्पीसीज ऐसी होती हैं कि वो वहाँ पर भी आपको इन्फेक्ट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे आप बेयर फुट चल रहे होते हैं ऑन द सराउंडिंग एरिया, ऑन द सरफेस। इफ समबडी हैव इन्फेक्शन ऑन देयर फीट और आप भी वहाँ पे भी उसी सेम सरफेस पे आप मूव कर रहे हैं, तो देर इज क्वाइट कॉमन चांस कि आपको वो इन्फेक्शन हो। जी बिल्कुल। फिरोज खान पूछ रहे हैं क्या फंगल इन्फेक्शन पेनफुल होता है, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है डॉक्टर, आम लोगों के लिए फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसे है, कैसे समझे एज अ लेमन कि जो हमें हुआ है वो फंगल इन्फेक्शन? राइट, यूजली आम भाषा में तो उसको हम रिंग बॉम बोलते हैं कि रिंग की शेप में होता है। तो आप देखेंगे कि एक इन्फेक्शन है, उसके चारों तरफ एक रेड रेड लाइन सा बना होता है और वो स्प्रेड करता रहता है। आप मोमेंट यू स्क्रैच फ्रॉम वन एरिया टू, आप कहीं दूसरी भी जगह स्क्रैच करेंगे वहाँ पे भी सेम रिंग फॉर्म में, सेम शेप में वो डेवलप होना शुरू होता है। ये हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, क्योंकि वो बताना कि भी एपिडर्मल टर्नओवर वहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है, सो दैट कि जो इन्फेक्शन है वो वहाँ पे जल्दी सेड ऑफ हो। और जो अगर हमारी स्किन जल्दी फास्ट फास्ट ग्रो करेगी तो हम इन्फेक्शन को बीट कर देते हैं, तो इसलिए जो सराउंडिंग एरिया होता है वो कोर्डन ऑफ कर देती है हमारी इम्यूनिटी, तो हमें एक रिंग के फॉर्म में वो दिखाई देता है फंगल इन्फेक्शन। और सेकंड क्वेश्चन था पेनफुल का, यस, इन दैट केस कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो जूफिलिक होते हैं, या जो पेट से आते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं लाइक जो डॉग है या कुछ जो कैटल्स होते हैं, उनका जो इन्फेक्शन जो इनका इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है। कैट से भी काफ़ी इन्फ्लेमेटरी जो इन्फेक्शन वो आता है, उसमें आपको काफ़ी इन्फ्लेमेशन होगी, पेन होगी, और समटाइम पेशेंट कई बार ईचिंग की वजह से काफ़ी सीवियरली स्क्रैच कर देता है टू मास। कई बार ईचिंग की वजह से पेशेंट कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, तो ईचिंग, पेशेंट रिप्लेस ईचिंग बाय पेन। उसको स्क्रैच करके वो डैमेज करता है स्किन को, पेन से दे कैन फील कंफर्टेबल बट नॉट विद द ईचिंग, राइट। So you can say that in some case the infection can be painful. बिल्कुल, तो कई बार बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और जो जब बहुत ज्यादा उस इचिंग को हम स्क्रैच करते हैं तो वो पेन में तब्दील हो जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको हम रप्चर कर देते हैं, और हमें लगता है कि इचिंग से तो बेहतर ये दर्द है। लेकिन सोचिए, इन सबसे बेहतर है सबसे पहले तो प्रिवेंशन, दूसरा अगर हो गया है तो तुरंत एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, इलाज लीजिए और इलाज पूरा कीजिए, तो आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही डॉक्टर हम बात करना चाहेंगे नेल फंगल इन्फेक्शन की। नेल फंगल इन्फेक्शन किन लोगों को ज्यादा होता है, कैसे होता है, और किस तरह से इलाज और कितना वक्त लगता है ठीक होने में? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। नेल इन्फेक्शन को हम ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं। यूजुअली फीमेल में काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि उनको घर के सभी काम करने होते हैं, क्लीनिंग से लेके एवरीथिंग, यूटेंसिल्स को वॉश करना है। कई बार कुछ जो इन्फेक्टिव जो पार्ट है वो नेल्स के अंदर स्प्रेड कर जाता है, और नेल में कई बार फ्रंट से पेनिट्रेट करता है, और जो अंडर सरफेस है नेल का उधर से पेनिट्रेट करके वो ग्रो करता है, और अल्टीमेटली जो नेल प्लेट होता है और नेल बेड होता है उनके बीच में गैप क्रिएट कर देता है। तो आप देखेंगे नेल के नीचे बिल्कुल येलो येलो होने लग जाता है। और इन सेकंड केस जो फार्मर्स होते हैं या फार्मर जो लेडीज होती हैं जो कैटल को फीड करती है, उनमें भी काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है इन्फेक्शन। और जो नेल कुछ फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि उनको हमारी स्किन में डिफरेंट टाइप के कैरेटिन्स होते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो नेल को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, कुछ हेयर को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, कुछ स्किन को इन्फेक्ट ज़्यादा करते हैं। वो नेचर होती है उस फंगल स्पीसीज की। डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट एफिनिटी विद डिफरेंट केराटिन। सो कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो नेल को इन्फेक्ट करते हैं, और वो दोनों फ्रंट से भी और बैक से भी दोनों तरफ से आ सकते हैं। उसके बेस पे उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
और बिकॉज इट इज मोर थिक इन नेचर, तो इसका जो कोर्स है वो बहुत काफी लंबा चलता है। अच्छा, तो जी। तकरीबन मतलब अगर हम फिंगर नेल की बात करें या टो नेल की बात करें तो तकरीबन कितना वक्त लगता है ठीक होने में डॉक्टर? इसमें यूजुअली कुछ पल्स थेरेपी होती हैं, जो अगर फिंगर नेल में करें तो हम जैसे कुछ इट्राकोनाजोल से होती हैं, जिसको हम दिन में 2 बार देते हैं और 7 डेज देके 3 वीक का गैप करते हैं, फिर 7 डेज देते हैं, राइट। और लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा है कुछ स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, जो काफ़ी अग्रेसिव होती हैं, like Taenia mentagrophyte or Taenia rubrum. These are the two species which have more aggressive in nature. तो इन दैट केस थोड़ा सा कई बार कोर्स रूटीन से भी कई बार हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना पड़ता है टू किल दो स्पेसिस, राइट। तो यूजुअली जैसे हम 2 कोर्स करते हैं तो फंगल नेल के लिए सफिशिएंट रहते हैं, 3 पल्स थेरेपी करते हैं तो टो नेल के लिए ठीक रहते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस करते हैं तो 3 to 6 month, 3 month and 6 month we can give 3 months for the fingernail and 6 months for the toenail. If we give the lower dose and continuous dose, we can. Yes. बिल्कुल। स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन पर भी हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर, कैसे होता है, किनको ज्यादा होता है और इलाज कैसे संभव? देखो, फंगल इन्फेक्शन यूजुअली ह्यूमिड एरिया में काफ़ी होता है, और एज वी नो दैट कि जो ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे एक प्रॉपर टेम्परेचर और सुटेबल टेम्परेचर होता है फंगल ग्रो करने के लिए। और हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उससे जो हमारी सिबेसियस एक्टिविटी है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी होती है हमारे उसकी, तो वो स्कैल्प एरिया में बढ़ जाती है। कुछ तो फूड जो स्वीट्स जो ज़्यादा खाते हैं, जो ऑयली स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, वहाँ पे उनकी वजह से भी वो एक्टिविटी बढ़ती है, तो ऑयल स्क्रीशन बढ़ जाता है। इफ समवन इज डूइंग सम एक्टिविटी स्वेट आने की वजह से, और जो ऑयल होता है उसमें कई बार फेवरेबल टेम्परेचर मिलने से फंगल स्पोर वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम आम भाषा में डैंड्रफ कहते हैं। बट कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको साइंटिफिक भाषा में टीनिया कैपिटिस बोलते हैं या सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये नाम होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन के स्कैल्प पे होते हैं। तो उसको अगर आप राइटली डायग्नोज करते हैं तो जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम उसको केवल स्मीयर में या लैब टेस्ट में करना भी चाहें तो उसको भी हम कर सकते हैं। और कई बार इससे ये भी देखा गया है कि हेयर लॉस भी बढ़ जाता है इस समय। जी। चूंकि आपने बताया कि इसको आम भाषा में हम लोग डैंड्रफ भी बोलते हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर। हमारी सोसाइटी में स्कैल्प पे, सर पे तेल लगाना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बोल दो कि तेल मत लगाओ सर पे, किसी काम का ज्यादा नहीं होता है तो वो तो शायद झगड़ा करने पे उतारू हो जाए। तो ये हम सबकी टेंडेंसी, हमको लगता है कि हर मर्ज की एक ही दवा है, स्कैल्प पे कोई भी दिक्कत है, चाहे वो डैंड्रफ है, ड्राईनेस है, तो हम ढेर सारा तेल लगाते हैं और घंटों घंटों उस तेल को रखते हैं। तो हमें ये भी लगता है कि जितनी ज्यादा देर हम अपने स्कैल्प पे तेल रखेंगे उतना अच्छा है। लेकिन चूंकि आपने ये बोला कि फंगल इन्फेक्शन जो स्कैल्प का होता है उसे आम भाषा में हम डैंड्रफ कहते हैं, इसलिए मेरा ये सवाल है, अगर इन जनरल हम देखें तो फंगस को एक तरह से ग्रोथ करने का ज्यादा अच्छा मौका मिल जाएगा अगर हम उसे मॉइस्चर देंगे जो कि तेल है। तो ऐसे में अगर डैंड्रफ है और हम तेल लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर किसी को डैंड्रफ नहीं है, पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो इसमें अगर हम मस्टर्ड ऑयल या मसाज करते हैं तो उसकी नेचर होती है एंटी फंगल। तो मस्टर्ड ऑयल काफ़ी पुराने टाइम से लोग यूज़ करते रहे हैं टू प्रिवेंट दिस फंगल इन्फेक्शन। बट प्रिवेंशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑयल को अच्छा मान सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल को। और हाँ, सेकंड, ऑयल इन एवरी केस ऐसा नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जैसे कोकोनट ऑयल है, ये होम रेमेडीज में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। इसमें जो मिडिल चेन और जो फैटी एसिड होते हैं वो उनका जो नेचर है वो एंटी फंगल एक्टिविटी शो करते हैं। तो कुछ केस में जो ऑयल होते हैं जहाँ पे कोकोनट ऑयल हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम थाई पे मसाज कर ले या कर ले, तो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी करते हैं, उससे हीलिंग में भी हेल्प होती है। बट अगर हमारी एक्टिविटी में मॉइस्चर, वाटर वाला मॉइस्चर ऐड होता है तो ये दोनों उसके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। सपोज करो आपने ऑयल लगाया, आप बारिश में चले गए, तो आप उसको फेवरेबल टेम्परेचर दे देते हैं टू ग्रो, राइट। तो ऑयल एज वेल एज वाटर कंटेंट दोनों चीज मिक्स करके आप उसको फेवरेबल टेम्परेचर देते हैं। एक कॉमन कहावत हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे
कुछ लोग जैसे अचार बनाते हैं, प्रिकल बनाते हैं, सबके घर में रहता है कि सब लोग बनाते हैं। बट कुछ ऐसा होता है कि अगर उसमें पानी का हाथ लग जाए, मॉइस्चर रह जाए, तो उसमें फंगल ग्रो कर जाते हैं, जो व्हाइट देखा होगा। या किसी के हाथ में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो हम बोलते हैं कि उसके हाथ से वो सारी रेसिपी हाँ, खराब हो जाती खराब है हो ना? जाती है, तो हाँ। हाँ, क्योंकि आप वहाँ पे ऑयल था लेकिन आपने वाटर ऐड किया, चाहे वो स्वेट के फॉर्म में किया हो या आपने वैसे डाल दिया हो, या आपका कुछ रेसिपी में वाटर कंटेंट रह गया हो, तो पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस विल, हाँ, हाँ, कंप्लीटली खराब हो जाता है। जी। तो यही यही बात जो है हमारे स्कैल्प पे भी बिल्कुल बैठती है कि तेल लगाना तो ठीक है, एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर तेल के साथ मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया, तो हम फंगस को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रहे हैं ग्रो यस, करने का, तो इस यस, बात को यस, भी ध्यान यस। में रखना ज़रूरी है। अच्छा, इस पूरी बातचीत के दौरान बार-बार आप एक चीज़ कह रहे हैं डॉक्टर, और वो ये कि मीठे से परहेज़ करना है, प्रिवेंशन में आप बार-बार कह रहे हैं, चाहे नेल का हो, चाहे स्किन का हो, कि मीठा भी अवॉइड करना है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनका तो हुँ, शुगर लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है या बार-बार फ्लक्चुएट कर हुँ, रहा है। हुँ, हुँ। उनमें कितना खतरा है फंगल इन्फेक्शन का, और उनको कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में एनीवेज़ हमको पता है कि हीलिंग में टाइम लगता है। ख़ास तौर पे अगर फुट एरिया में है। कहते हैं ना कि डायबिटिक पेशेंट्स का दिल जो है एक तरह से पैर में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हें अपने फुट की रखने की होती है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट के लिहाज से हम फंगल इन्फेक्शन पर बात करें, तो कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप हमें बताना चाहें? देखो, डायबिटिक में सबसे मेन तो ये रहता है कि वो एक इम्यूनिटी उनकी काफ़ी कम रहती है, डायबिटिक वाले में। तो कोई भी आप किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की उनकी पावर कम हो जाती है, राइट? तो जी, दूसरा, जो हाई ग्लाइ जो उनका जो इंसुलिन लेवल है वो अप होता है काफ़ी ना। तो इंसुलिन लेवल अप होने की वजह से जो हमारी ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है वो काफ़ी एक्टिव रहती है। और इस केस में ये भी देखा गया है कि जो इंसुलिन लेवल अप होने की वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिनको आईजीएफ फैक्टर बोलते हैं, और उनके पर्टिकुलरली रिसेप्टर्स होते हैं ऑयल की ग्लैंड्स पे। तो जब जैसे ही इंसुलिन लेवल अप होता है, तो उसका ऑयल का सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो उन केस में हमने देखा है कि इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं, और मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा होता है, लाइक एज यू सेड कि फुट फुट के बीच में जो बिटवीन द फिंगर्स है, वहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है फंगस को ग्रो करने के लिए। और थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है उनको, वो जो मेडिसिन पर्टिकुलरली जो उनको रिस्पॉन्ड आम पब्लिक में करती है, उसमें काफ़ी टाइम लेती है रिस्पॉन्ड करने में। तो दोनों ही फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल है, इम्यूनिटी वीक होना भी, और कई बार वेट गेन भी होता है कई बार उन लोगों में, और जो आईजीएच जो केमिकल होता है वो बढ़ जाता है इन दैट केस। जी। ओके, तो उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर फंगल यस। इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ, उससे पहले जो एहतियात है, वो तो बरतना जी। ही है, वो तो सबके यस, लिए है। हाँ, यस, यस, डायबिटिक यस। पेशेंट्स हैं तो थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हम जानते हुँ, हैं कि हुँ, प्रेगनेंसी में कई बार कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो नहीं दी जाती। प्रेगनेंसी हुँ। में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी में जो मेन होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हमें यूजुअली तो जो ओरल मेडिकेशंस है वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें हम सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन ही हम फेवरेबल होती है, राइट? एंड जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में है, इसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो पर्टिकुलरली एक प्रेगनेंसी कुछ कैटेगरी होती हैं जो उसमें वो आती हैं, जैसे कैटेगरी सी में मैक्सिमम दवाइयाँ आती हैं। तो उसमें हमें रिस्क और बेनिफिट रेशो जज करना होता है कि हमको बेनिफिट कितना है या रिस्क कितना है। तो दोनों चीज़ को जज करते हैं हम। तो अगर हम सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ लेते हैं, तो फ्लूकुना जो लो डोज में ले सकते हैं, अदरवाइज टर्बिनाफिन इज अ गुड ऑप्शन इन दैट केस। लैक्टेटिंग मदर्स कई बार उनके निपल्स में या अंडर द ब्रेस्ट फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और ऐसे में उनका एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या वो अभी भी स्तनपान करा सकती हैं? क्या करें? देखो, यूजुअली जो इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर अंडर द ब्रेस्ट होता है, उस केस में तो हमें इतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं होता। वहाँ पे हम टॉपिकल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और उस एरिया को हम कवर भी कर सकते हैं ताकि बच्चे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में टच में ना आए वो। अगर निपल एरिया इंक्लूड है, तो फिर हमें उस समय या तो जो अदर साइड ऑफ ब्रेस्ट है वो यूज़ करना चाहिए, और उसको भी एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट करना चाहिए।
बहुत सारे सवाल आ रहे हैं डॉक्टर, जैसे एक स्विमिंग पूल का सवाल था, वैसे ही एक जिम को लेकर सवाल है कि क्या जिम जी, से जी। फंगल इन्फेक्शन आ सकता है? और इसी का उल्टा एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो क्या वो स्विमिंग पूल या वो जिम जा सकते हैं या नहीं? देखो, यूजुअली अवॉइड करना होता है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जिम्स होते हैं या जो सोफिस्टिकेटेड जो पूल्स होते हैं, वहाँ पे मेडिकल चेकअप एवरी वीक में अलाउड होता है। क्योंकि हमने कुछ जिम्स में जैसे कई बार जो वहाँ से हमारे पास मेडिकल चेकअप के लिए आते थे, तो हम हर वीकली उनका चेक करते थे। अगर हमें लगता था कि उनको इन्फेक्शन है, उनको एक तो पूरा जो काउंसलिंग करना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इतने दिन तक अवॉइड करिए, इसके बाद आप जा सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, तो इसके बाद आप जा सकते हैं। जिम सेकंड आता है, जिम वाली बात आपने पूछा है। जिम में यूजुअली क्या होता है, जो मैक्सिमम जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज होती है उसमें हमें इतना दिक्कत नहीं होता है, पर जो लेट के करने वाली एक्सरसाइज होती है उसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती है। सपोज समवन हैविंग इन्फेक्शन, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक सब काफ़ी सैंडोज पहनते हैं और कई बार बॉडी पार्ट भी एक्सपोज होती है, कई बार कुछ जगह जहाँ पे क्लॉथ इतने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होते, तो जिस सरफेस पे वो लेटते हैं वहाँ स्वेट की वजह से और उसकी वजह से काफ़ी वो इन्फेक्टेड हो जाती है सरफेस, राइट। तो इसमें अगर इसको इससे तो एक दूसरे को स्प्रेड होता है, लेकिन इसको भी प्रिवेंट करना है तो आप एक टॉवल लेके जा सकते हैं, जो मतलब अच्छे मतलब थिकनेस में हो टॉवल को, और टॉवल की सरफेस आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है वन टाइम आपने ऐसे किया और अगली बार ऐसे कर दिया तो आप फिर इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सेम सरफेस हाँ, नीचे की तरफ टच होगी, राइट। राइट। तो उसमें जिम वालों को ये जरूर फॉलो करना चाहिए कि एक टॉवल हो, उसकी सरफेस आपको पता हो कि कौन सी सरफेस अपर साइड रहेगी, कौन सी आप नीचे की साइड रहेगी। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका आपने इसका बताया। अ, जी। एक हमारे व्यूअर हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमें फंगल इन्फेक्शन है, अब हम बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या उसे कपड़े से कवर करके जा सकते हैं हमारे इन्फेक्टेड पार्ट को? देखो, कुछ भी जो एक्सपोज पार्ट होता है यूजुअली ज़्यादातर जो इन्फेक्शन देखने को मिला है वो हिडन एरियाज में ज़्यादा होता है, जो फेवरेबल टेम्परेचर जहाँ पे मिलता है। लेकिन सपोज करो आपको फेस पे हो गया इन्फेक्शन स्क्रैचिंग की वजह से, आपने थाई पे स्क्रैच किया फिर फेस पे किया, लेकिन आप फेस को वैसे आप ना ढक के नहीं जा सकते। सपोज करो ऐसा आपको अजीब, खुद को ही अजीब लगेगा कि आप फेस ढक के जा रहे हैं, राइट, या आप हाथ पे कुछ ऐसे बांध के जा रहे हैं। इस क्योंकि उससे फिर उसको टेम्परेचर फेवरेबल मिलता है ग्रो करने का, जितना आप उसको कवर रखोगे उतना ही ज़्यादा फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, वो स्प्रेड जल्दी होगा। और जितना वो सरफेस मूव करती है क्लॉथ की, आप जितना उसको रब करेंगे या उसको किसी भी वजह से, तो वो स्प्रेड भी जल्दी होता है। इस अगर आपका कोई पार्टी में जाना है या कोई ऐसे विजिबल एरिया, इज बेटर टू मास्क विद सम जो फाउंडेशन टाइप ऑफ जो कुछ, या हम डस्टिंग पाउडर जो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर होता है वो लगा सकते हैं, या फाउंडेशन वाला कुछ ऐसा सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, दैट यू कैन यूज। पर इट्स बेटर टू अवॉइड द कवरेज ऑन दैट, ऑन द एक्सपोज एरिया। एक बहुत आम सवाल लोगों का होता है पैरों को लेकर कि कई ऐसे जॉब है जहाँ पे आपको फुल टाइम फॉर्मल शूज पहनकर रहना पड़ता है। स्पोर्ट्स शूज का ऑप्शन हो तो स्पोर्ट्स शूज फिर भी थोड़ा बहुत एयर पास हो पाती है, पर फॉर्मल लेदर शूज में बिल्कुल नहीं हो पाता। कई बार गीले हो जाते हैं, पर घंटों-घंटों तक हमें वो पहन के रहना पड़ता है। इस मौसम में बारिश हो गई, ऑफिस जाते वक़्त कुछ हो गया। फील्ड में है, घंटों 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है पैरों में लेकिन जूते पहने हुए हैं। तो ऐसे में किस तरह से बचा जाए, क्या किया जा सकता है जिनको लंबे वक़्त तक जूते पहनकर काम करना है? इसमें बेटर ये रहता है कि आप 2 या 3 पेयर्स ऑफ शूज रखें, नंबर वन। और यूजली जैसे रेनी सीजन है तो अगर एक शूज पे एक पेयर वेट हो गया है तो आप सेकंड यू कैन वेयर। तो ऐसे 2-3 ऑप्शंस रखना बहुत जरूरी है। और सेकंड, आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आप टॉवल वाले जो सॉक्स होते हैं दैट कैन बी यूज, सो दैट कि आपका जो स्वेटिंग पार्ट है वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो सके बाय द सॉक। एंड आप एवरी डेली आप अपने जो सॉक्स को आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो सके। लेकिन जो इंडस्ट्रीज में देखा गया है जहाँ पे सेफ्टी शूज होते हैं काफ़ी थिक और लेदर शूज होते हैं और पसीना भी ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और काफ़ी सीवियर देखने को मिलता है।
इन दो केस कई बार तो हमें उनको रिकमेंड करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा जो जो पोजीशनिंग है वो चेंज कर लीजिए, एक जगह ना करके दूसरी जगह करिए जहाँ पे आपको शूज़ की ज़रूरत ना पड़े। और फिर भी अगर लगता है कि उसका प्रोफाइल ऐसा है तो हम उसको रिकमेंड कर देते हैं कि आप 1 या 2 पेयर, आप एक एक्स्ट्रा पेयर रख लीजिए, ताकि एक पेयर आप धूप में रख के सुखा सकें और दूसरे को आप रूटीनली पहन सकें। तो ऐसे वीक में वो 6 डेज काम करता है, तो आप ऑल्टरनेट दैट कैन बी यूज शूज। बिल्कुल। ग्रॉइन एरिया में डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन है, लेकिन कई बार लोग हिचकिचाते हैं डॉक्टर के पास आने में या घर पे भी किसी से बात करने में कि ग्रॉइन एरिया में उनको हुआ है फंगल इन्फेक्शन। लंबे वक्त तक सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब बहुत ही हालात एक तरह से हम करें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि अब तो काफी सिवियर हो चुका है। ग्रॉइन एरिया के फंगल इन्फेक्शन को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो ग्रोइन एरिया में सभी का एक डिक्टम होता है कि ये फंगली इन्फेक्शन है, बट लेकिन डॉक्टर के एंगल से देखोगे तो सभी इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकते, राइट? द इन्फेक्शन कुड बी ऑफ डिफरेंट वेराइटी। तो आप अदरवाइज अगर आप खाली इन्फेक्शन बिना दिखाए आप दवा लेंगे तो उससे आपका जो डायग्नोसिस है वो मिस हो जाएगा, और डॉक्टर को पता होते हुए भी फिर उसे आपके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एग्जामिन करा लेते हैं तो आपके लिए इजी होता है उसको डायग्नोस करना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करना। इज बेटर टू एग्जामिन, क्योंकि इंस्पेक्शन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस। अगर इंस्पेक्शन मिस करते हैं तो फिर हम डायग्नोसिस इजीली मिस कर सकते हैं। एक और टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में है कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शंस पास ऑन कर देते हैं। किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उनके घर में किसी को अगर हुआ था जो कभी डॉक्टर के पास गए थे, तो वो कई बार अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि मैं तुम्हें ओवर द काउंटर इलाज करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी प्रॉपर डॉक्टर के पास गया था, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तुम भी फॉलो कर लो, तुम्हें भी फंगल इन्फेक्शन ही तो है। तो क्यों जरूरी है डॉक्टर कि जिसको भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट ले, वो अलग से डॉक्टर के पास जाए, अपनी तकलीफ दिखाए, डायग्नोसिस हो एंड ट्रीटमेंट। राइट, राइट। देखिए, इसमें क्या होता है कि कई बार मॉर्फोलॉजिकली ना इन्फेक्शन जो आपको फंगल लग रहा है वो फंगल ऐसा भी होता है कि वो फंगल ना हो, क्योंकि जो रिंग फॉर्म इन्फेक्शन है बहुत सारी फॉर्म्स में आता है, जिसमें ये रिंग शेप में इन्फेक्शंस होते हैं, बट वो फंगल नहीं होते हैं। लाइक सोराइसिस, वो रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन आप ना डायग्नोसिस को मिस कर जाएंगे। दूसरा, आपको अगर लग रहा है कि उसको कुछ ऐसा है किसी भी फैमिली मेंबर्स को, तो आपको उसको टॉपिकल तो आप दे सकते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बट राइट वे यही रहता है कि आप जिस स्पेशलिस्ट को आपने दिखाया है उनसे आप मिले, क्योंकि जो सिमिलर दिखने वाले लीजन है वो बीमारी दूसरी भी हो सकती है, तो आप वो मिस कर जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से आई विल नॉट रिकमेंड दैट सेल्फ मेडिकेशन, और सेल्फ जो आप सेम प्रिस्क्रिप्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करें। जी, तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, सही डायग्नोसिस होगा, सही इलाज होगा। डायग्नोसिस सही होना बहुत जरूरी है और कोई डॉक्टर ही कर सकते हैं, ना कोई केमिस्ट की दुकान पे बैठा व्यक्ति कर सकता है, ना हम कर सकते हैं, ना हमारे रिश्तेदार कर सकते हैं। तो सही डायग्नोसिस। डॉक्टर, इस पूरे सेशन को हम सम अप करें तो क्या टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को? देखिए, ये इन्फेक्शन काफ़ी प्रिवलेंट है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है। तो मैं सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि आपको जब भी हल्का माइनर भी जब जो शुरुआत होती है उसमें आप अगर अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो जो उसकी टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कम हो जाता है। तो आपका जो इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आपके काफ़ी मोर देन 50% पैसा आपका बच जाता है अगर आप एज अर्ली एज यू गो डायरेक्टली गो टू द योर स्पेशलिस्ट। सेकंड, जो वो आपको ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बताए उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत देखिए कि मुझे 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में फ़ायदा आ गया तो मेरा ट्रीटमेंट क्योर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेकंड, आप जो जैसे आपने अभी जस्ट कहा, अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आप अपने फैमिली मेम्बर को आगे पास ऑन ना करें, राइट? एंड अगर आपके घर में कोई पेट है या किसी को उनको इन्फेक्शन है तो अपने वेट से जरूर, अपनी वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनसे जरूर चेक कराएं, क्योंकि उनके इन्फेक्शन काफ़ी पेनफुल होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं और इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होते हैं। और कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करे, लैक्टेटिंग मदर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करे। टॉपिकल दे कैन यूज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट लेडी में, और लेकिन बाद में अगर उनका इन्फेक्शन ज़्यादा है तो डॉक्टर उसको
कुछ पर्टिकुलरली जो रिकमेंडेड जो मेडिकेशन है वो दे सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि डॉक्टर की सलाह पूरा माने, जो प्रिकॉशंस जो मैंने भी अपने उसमें डिस्कस किए हैं उसको फॉलो करें, सो दैट कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो एक बंदे से दूसरे बंदे में, और प्रॉपर ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा करें। जी, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर दीपक शर्मा, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा और आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सब के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। thank you everyone, thank you participant, and thank you my anchor for the for the better moderation. थैंक Thank you very much. Thank you all. थैंक यू डॉक्टर। Thank you. व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑन स्किन हेल्थ and care, stay connected on our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great evening ahead. Goodbye.